वसीम रिजवी ने गलत याचिका दायर की है। सुप्रीम कोर्ट में बैठे जजों को इस आदमी पर जुर्माना करना चाहिए। कुरान की आयतें क्या कहती होंगी, लेकिन हमारा धर्म यह कहता है कि पांडव और कौरव सगे ताऊ और चाचा के वंशज थे, और हमारे सगे ताऊ और चाचा के वंशजों में युद्ध होता है धर्म के लिए, और एक भाई की औलाद ने दूसरे भाई की औलादों का वंश का निर्वंश कर दिया। हमने कभी नहीं कहा कि ये बुराई है। तो अकेले कुरान में नहीं है बुराई के खिलाफ, हमलावर के खिलाफ युद्ध करना, लड़ना, जिहाद करना, ये हमारे धर्म में भी है। कौन समझाए इन अधर्मी लोगों को? पहली बात तो मैं ये कहता हूँ मूर्खता है। मैं हैरान हूँ सुप्रीम कोर्ट ने क्यों स्वीकार किया। चांदमल चोपड़ा ने ये पिटीशन फाइल की थी कलकत्ता हाई कोर्ट में, और डबल बेंच का फैसला है। डबल बेंच का फैसला बहुत सारे फैसलों को ध्यान करने के बाद, अध्ययन करने के बाद, इस नतीजे पर कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा कि लोकतंत्र में, धर्मनिरपेक्ष देश में किसी के भी जो मजहबी किताबें हैं उनमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। तो पहली बात तो मैं ये कहता हूँ सुप्रीम कोर्ट में बैठे जजों ने इसे स्वीकार क्यों किया, और दूसरा मैं दावे के साथ में कह सकता हूँ इसे खारिज करना है। हमको तो लगता है कि वसीम रिजवी पर मुकदमा दायर करना चाहिए, जुर्माना करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को। तुमने ये बेजा क्यों दायर किया? मैं आपको बताना चाहता हूं जिन आयतों पर उसका सवाल खड़े किया है वसीम रिजवी ने, आपके माध्यम से मैं दर्शकों से कहना चाहता हूं। कुरान शरीफ में कहा गया है जब कोई दुश्मन तुम पर हमला करे तो आप जिहाद करो, उस हमले का विरोध करो। ये हमला हमारे किसान आंदोलन पर है, 3 काले कानून का हम विरोध कर रहे हैं, जिहाद कर रहे हैं। ये हम जिहाद कर रहे हैं कि 3 काले कानून वापस लो। दूसरी बात है जो आपके शरीर में, आपके वाणी में, आपके कर्म में जो बुराइयां हैं उनको खत्म करने का जिहाद करो। और मैं ये कहना चाहता हूं वसीम रिजवी अगर ये कहते हैं, और सुप्रीम कोर्ट में बैठे रजिस्ट्रार ने कैसे तो स्वीकार किया, 800 वर्ष से ज़्यादा हमारे देश में मुस्लिम शासकों का राज रहा। अगर ये कुरान शरीफ आतंकवादियों का वो बनाता है, नर्सरी है, तो 800 वर्ष तक इस देश में आतंकियों का अगर राज रहता तो फिर इस देश में मुसलमान के अलावा और कोई होता ही नहीं। मैं भूपेंद्र रावत तो होता नहीं। मतलब मैं कहना चाहता, प्रमाणिक बात कर रहा हूँ। इसलिए एक बात और कहना चाहता हूँ, ये कैसे संभव हो सकता है, इस क्रोनोलॉजी को आपको समझना चाहिए। वो है, मैं फिर कहना चाहता हूँ, ब्रिगेड ग्राउंड में नरेंद्र मोदी की फ्लफ रैली, जिसमें GTV का पत्रकार तिहाड़ी सुधीर चौधरी वो बोल रहा है टीवी में, देखो दर्शक 2-2 मीटर की दूरी पर हैं कि नहीं है, गज की दूरी पर हैं कि नहीं, सोशल डिस्टेंस मेंटेन कर रखा है कि नहीं। साहब ने कह रखा कोरोना के काम में, कोरोना के भय से कम लोग सभा में आना। लेकिन आपके माध्यम से एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, एक बड़ा टाइमिंग का सवाल है, क्योंकि हमारे कई दोस्तों ने भी कहा कि भाई आप कह रहे थे बिहार में भी, तो हमने कहा था। मैं फिर कहना चाहता हूँ, क्रोनोलॉजी का हिसाब किताब है, भारतीय जनता पार्टी RSS को पता लग गया, इनका सुपड़ा साफ हो रहा है। मैं फिर दावे के साथ कह रहा हूँ, हमने 2018 में 2 अक्टूबर को दांडी से संविधान सम्मान यात्रा की थी, 65 दिन की। मेरे साथ में देश भर के प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्ताओं से लेकर युवा युवतियों को बड़ी टोली थी, और मानव अधिकार दिवस के दिन राजधानी दिल्ली में हमने समापन किया था। हम जानते थे कि देश का संविधान खतरे में है। ये जो हमारे किसान आज सड़कों पर है, क्यों हैं? हम जानते हैं, हम सब कह रहे हैं कि असंवैधानिक तरीके से काले कानून बनाए गए, इसलिए हम सड़कों पर हैं। और हम फिर कह रहे हैं कि हमारे देश, धर्मनिरपेक्ष देश में वसीम रिजवी ने गलत याचिका दायर की है। सुप्रीम कोर्ट में बैठे जजों को इस आदमी पर जुर्माना करना चाहिए। लेकिन इसका टाइमिंग इसलिए चुना गया है जानबूझ करके, ऐसे समय पर जब भाजपा के पास, RSS के पास चुनाव जीतने की, मैं संविधान सम्मान यात्रा की बात इसलिए कर रहा हूँ, तब हमने यात्रा का पहला चरण शुरू किया था राजस्थान से, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और फिर दूसरा झारखंड। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जिन जिन राज्यों से हम गुजरे, उन राज्यों में चुनाव हुए विधानसभा के, भाजपा को बेदखल होना पड़ा। इन 5 राज्यों में से भाजपा, एक राज्य आसाम से जहां से बेदखल हो रही है, केरल में तो 0 पर जाएगी। और मैं आपको कहना था, पश्चिम बंगाल में जितने इनके सांसद हैं, इनके पास उम्मीदवार नहीं है विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए। 3 MPओं को उतार दिया उन्होंने। यह स्थिति हो चुकी है। दर्शक नहीं इसको मिलते हैं, श्रोता नहीं मिल रहे हैं, तो जिसको देखने वाला नहीं, सुनने वाले से वोट कहां से मिलेगा? इसलिए रणनीतिक तौर पर जानबूझकर इस समय कहा जा रहा है कि कुरान शरीफ की आयतों का तो मैं एक बात कहना चाहता हूं, जान कर अनजान बनना ये महा दुष्कर्म है, और न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है।
कुरान की आयतें क्या कहती होंगी, लेकिन हमारा धर्म यह कहता है कि पांडव और कौरव सगे ताऊ और चाचा के वंशज थे, और हमारे सगे ताऊ और चाचा के वंशजों में युद्ध होता है धर्म के लिए, और एक भाई की औलाद ने दूसरे भाई की औलादों का वंश का निर्वंश कर दिया। हमने कभी नहीं कहा कि ये बुराई है। तो अकेले कुरान में नहीं है, बुराई के खिलाफ, हमलावर के खिलाफ युद्ध करना, लड़ना, जिहाद करना, ये हमारे धर्म में भी है। कौन समझाए इन अधर्मी लोगों को? वसीम रिजवी धर्म में पैदा हुआ, मजहब में मुझे जानकारी नहीं है, पर मैं दोबारा कह रहा हूँ, जान कर अनजान बनना ये महादुष्कर्म है, और न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म की परिभाषा है। तो इसका मतलब जो धर्म की परिभाषा है उससे कुरान शरीफ की परिभाषा कुछ और अलग होगी दुश्मन के लिए, ये मैं नहीं मान सकता। वसीम रिजवी की जो वाइफ है उसने भी, उसके भाई ने भी और शिया समाज ने भी उसका बाइकआउट किया है, लेकिन फिर भी वो किसके दबाव में आके इस तरह का मतलब कदम उठाया? नहीं, देखिए दबाव का मामला बिल्कुल नहीं है। संघ परिवार के पास एक बड़ी चीज है, संघ परिवार के पास हमारे देश के राजनेताओं की, विपक्ष के राजनेताओं की, अपने राजनेताओं की भी, बड़े वकीलों की, जजों की, पत्रकारों की, IAS IPS की सीडी है। अब वो सीडी इतनी खतरनाक होती है, उसको कौन निकलवाएगा? कौन निकलवा सकता है? आप समझ लीजिएगा, हमारे देश में अभी जस्टिस P सामंत का देहांत हो गया सुप्रीम कोर्ट के। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अय्यर और जस्टिस P सामंत, दो जजों का मैं जिक्र कर रहा हूँ। जब फेक इनकाउंटर था गुजरात का, उस पर सुनवाई कर रहे थे, उन दोनों ने सुनवाई का दौरान कहा, हम दुआ करते हैं देशवासियों ऊपर वाले से कि देशवासियों ने गुजरात में सौंपा इनको, उससे आगे न बढ़ाएं। सामंत जी की आत्मा सुन रही होगी, अभी हाल में उनका देहांत हुआ। मैं कहना चाह रहा हूँ, हमारे देश के लोगों ने तड़ी पार और फर्जी डिग्री वाले के हवाले देश कर दिया, और देश में हम सब जानते हैं किस तरीके का हश्र हमारे देश के जस्टिस लोया के साथ हुआ। हम सब जानते हैं कि कैसे तड़ी पार को सजा सुनाने से पहले जस्टिस लोया को मिटाया गया। क्या हम जानते हैं ईमानदार पुलिस अधिकारी संजीव भट्ट को फंसाया गया। हम सब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में रह चुके मुख्य न्यायाधीश को अपने तरीके से फैसला कराने के लिए बलात्कार, यौन उत्पीड़न का मामले में फंसाया गया। तो हो सकता है जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे जस्टिस गोगोई को यौन उत्पीड़न के मामले में फंसाया, जिस तरीके से संजीव भट्ट को झूठे मामले में फंसाया, जिस तरीके से जस्टिस लोया को मरवाया, हो सकता है कि वसीम रिजवी के लिए भी अमित शाह, नरेंद्र मोदी के गिरोह ने कुछ कर रखा होगा, ये मैं मानता हूँ। पर दुआ करता हूँ ऊपर वाले से, इसकी सद्बुद्धि की प्रार्थना करता हूँ, इसके बुद्धि विवेक काम करे। फिर मैं कहना चाहता हूँ देशवासियों कि जान कर अनजान बनना ये महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। तो धर्म की परिभाषा है वही, शायद मुझे लगता है कि कुरान शरीफ में भी वही मजहब सिखाता हो। जी, अभी रास्ता खोल दिया गया, कहीं ये प्रशासन की तैयारी तो नहीं है कि कुछ दिन बाद गाड़ियां इस रास्ते पे भी दिखने लगे? नहीं, जो तुमने सवाल किया, हमारी एक बड़ी पिटीशन चल रही है तैयारी, मैं बताता हूँ पीयूष की तरफ से। मेरे लिए खुशी की बात है, हम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे थे। हमारे उत्तर प्रदेश से लेकर के हरियाणा के तमाम जो सीमा पर लोग हैं, वो बुजुर्ग लोग इलाज कराने नहीं जा पाती हैं, गर्भवती महिलाएं जांच कराने नहीं जा पा रही हैं, मासूम बच्चा कोई बीमार होता हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाता है। ये षड्यंत्र था इनका, इन्होंने रास्ते बंद किए। रास्ते खोलना अलग बात है, लेकिन रास्ते खोलने से आंदोलन खत्म होगा ये मत आप कहिए। हम तो बार बार कहते रहे, हमारे टीकरी में लोगों ने कहा कि भाई हमारी फैक्ट्रियां बंद हो गई, हमारे लोगों ने कहा खोल लो रास्ता, लेकिन सरकार ने बंद कर रखे हैं। भाई ये दीवारें 5-5 फीट की दीवारें चुनवाने का काम, गड्ढे करवाने का काम, कटले तार बिछवाने का काम, कीले कढ़वाने का काम। अरे आतंकवादी वारदात हमारे देश के अंदर सुनने को मिलती थी, पर आतंकवादी वारदात अगर किसी ने करवाया तो संघ परिवार की सरकार का दृश्य आपको देखना चाहिए। गाजीपुर के बॉर्डर के आगे दिल्ली का रास्ता कैसे सीज कर रखा है, टिकरी बॉर्डर का रास्ता कैसे सीज कर रखा है, और किस तरीके से सिंगू बॉर्डर, यकीनी तौर पर मुझे कहूँ दुश्मन देश का आतंकवादी ऐसी वारदात कर सकता है जो मोदी सरकार ने करवा रखी है। पक्के मकान बनाने लगे, अच्छी बात है, गर्मी का मौसम में तो बनाएंगे। सरकार ने 5 फीट ऊंची पक्की दीवार बनवाई है, सड़क बंद करवा दी, और इसीलिए हमारे गर्मी का मौसम आ रहा है। हमने पहले भी कहा था, सुनिए, हम आपको बताते हैं कि 27 अक्टूबर को हमारा फैसला था, जब हम लोग दिल्ली आने की तैयारी करते रकाबगंज गुरुद्वारे में, तब हमने कहा था हम 6 महीने की तैयारी लेकर आए हैं। अब सरकार ने दीवार वहाँ पक्की कर दी है, हमारे किसान पक्के घर बनाएंगे, गर्मियों में भी लड़ेंगे, सर्दी में भी लड़ेंगे। हम तब तक लड़ेंगे जब तक 3 काले कानून वापस नहीं आते। आप रास्ता खोलने की बात कर रहे हैं, पक्के मकानों से रास्ता पर नहीं, हमने कहा एक रास्ता
जरूरतमंद लोगों के लिए एक रास्ता खोलने की बात हम कर रहे हैं। हमारा सुनिए, हम रास्ता खोलने की बात नहीं कर रहे, सरकार पूरे रास्ते खोले, हम तो दिल्ली में जाकर बैठेंगे संसद के सामने। हम यहाँ पड़ाव है, हम गाजीपुर, टिकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर पे खुद नहीं है, सरकार ने हमको रोका हुआ है। हमने संसद की चौखट पर जाकर बैठना है और लंबे समय तक बैठना है। सरकार को तय करना है, रास्ता खोलेगी तो हम जाएंगे और नहीं खोलेगी, बंद रखेगी तो हम रुकेंगे। और जब तक रुकेंगे, रास्ता नहीं खुलेगा तो अपने हिफाजत के लिए पक्के मकान भी बनाएंगे। नहीं, मंडी देखिए, मोदी जी ने कहा आप अपना अनाज कहीं भी बेच सकते हैं, तो हम सब लोग, इससे बड़ी मंडी कहाँ मिलेगी? जो देश के विक्रेता बैठा जहाँ बैठा हो, वहाँ अगर हम अपना अनाज लेकर के जाएंगे तो खरीदेगा। आप समझो पहले, और पता लग जाएगा लोगों को, खरीदेगा तो पता लग जाएगा हम कहीं बेच सकते हैं। अरे भाई, पलवल में हमारा किसान जाता है, पश्चिम उत्तर प्रदेश का, हरियाणा, गेहूँ लेकर, पीटते हैं उनको, उनका ट्रैक्टर जब्त करते हैं और ये कहते हैं कहीं भी। अरे ये कानून तो 15-20 साल पहले का है, आप अपना कहीं भी अनाज बेच सकते हैं, इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन प्रतिबंध नहीं होने के बावजूद आप समझ लीजिएगा एक क्रोनोलॉजी का हिस्सा है। और फिर हम कह रहे हैं कि ठीक है, अगर नहीं मानती है सरकार, दरवाजे खोलेगी, हम लोग संसद में लेकर जाएंगे। फसल आ रही है, गेहूँ की, सरसों की, तमाम जो फसलें आ रही हैं, उनको ले जाएंगे, बेचेंगे मोदी सरकार को। देखते हैं।